हेलो। हाँ बोलो। आवाज आ रही है ना? बस ठीक। हाँ आ रहा है, तुम्हारी आ रही है, मेरी आ रही है क्या पता नहीं। मैम आपकी भी आ रही है आवाज ठीक तरह से। आ रही है वहाँ जो है। ओके ओके। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, किससे बात करना है? ना मैं बस वो चेक। क्लास में टोटली अराउंड 54 स्टूडेंट्स है। इतना कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? क्या प्रॉब्लम है, इतना ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 30 स्टूडेंट्स ही हो पा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? हेलो मैम। हाँ बोलो दिनेश। मैम मैं ये बोला था, मैम इसमें ना इसका आवाज क्लियर नहीं आती है। आप गूगल मीट पे क्लास ले लिया करो। ठीक भाई है, तेरी तो भी नहीं हो आ रही गया अपनी। ना, हो गया। दिव्या भी कह रही थी आवाज नहीं आया, मैंने बोला ठीक है मैं इवनिंग में दोबारा रिपीट करूंगी। तो एक ही बात को कितना बार दोहराना चाहते हो ये बताओ। मैम ये कह रहा है गूगल मीट पे क्लास ले लो। हाँ, गूगल मीट में मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसमें मैम जो इस मुझे यही कंफर्टेबल है, इसी में लूंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैम कोई प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम मेन नहीं है, है। आवाज ही नहीं आती। ये देखो भाई कोई तुझे भी अनोडेट आती कर रहा होगी। है। अभी मैं दिखाती हूँ कौन कर रहा है। तो अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो इसमें टाइम पास करोगे हैं? डिसेबल कर दिया, अब कोई नहीं कर सकता है। मैम मैं ये बोल रहा था। तुम्हारा आवाज कट रही है बेटा। हेलो मैम। हाँ बोलो, दिनेश भाई बोल तू रहे हो। नेट का हाँ रिचार्ज कर। मैम हाँ मैम गणेश आपके अपना काम से काम रख। झगड़ा नहीं करनी क्लियर नहीं है। आती मैम, कुछ भी पहले समझ नहीं 40 आता तो मिनट्स प्लीज। अलाउड है बेटा। 40 मिनट्स में तुम लोग की झगड़ा जो फालतू बातें में 20 मिनट चला जाता है। क्लास के टाइम 20 मिनट से हो पाती है। फालतू बातें मैसेज कर इसमें दो मत मैम किया को। करो। ठीक है, 5 मिनट्स ओवर हो गया है। अब मैं रूम लॉक कर रही हूँ, कोई ज्वाइन नहीं करेगा करेगा। प्लीज हो जाओ। 40 मिनट्स में फिर मेरा टाइम वेस्ट होती है। मैम इलेक्ट्रिक फर्नेस में जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या हर बार चेंज करना पड़ता है? क्या है बेटा इलेक्ट्रोड में? मैम इलेक्ट्रिक फर्नेस में जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या हर बार चेंज करना पड़ता है?
नहीं 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 नहीं, वो है ना कंज्यूमेबल नहीं होती है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, बट इट विल पास द करंट। तो कंज्यूमेबल है तो वो जैसे वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो तो कंज्यूमेबल टाइप है, इलेक्ट्रोड्स में नॉन कंज्यूमेबल टाइप्स भी होती है। तो ये नॉन कंज्यूमेबल मीन्स वो मेल्ट नहीं होता है, वो जस्ट इट विल पास द करंट। ओके ओके मैम। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और नीचे फायर भी जल रही होती है, तो मैम किसी मतलब डर नहीं होता कुछ आग वाग लगने का? नो 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 नो, ऐसे कुछ नहीं होगा, पूरा दुनिया में स्टील मेकिंग ऐसे ही हो रहा है। वो जो इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें करंट पास कर रहा है, वो टाइटेनियम अलाइज का बनाई होती है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। स्टील मेकिंग के लिए अराउंड 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए होती है, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोड है वो 2500 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना में मेल्ट होगा, टाइटेनियम अलाइज है। तो इसमें जो जेट वगैरह में, जेट प्रोपल्सन में जो एयरक्राफ्ट का इंजन वगैरह होती है ना, उसमें टाइटेनियम अलाई से यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो हायर टेम्परेचर इन्वॉल्व होते हैं उसके वजह से मेल्ट नहीं होगा। उसका लाइफ बढ़ाने के लिए टाइटेनियम अलाई से यूज़ करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी जो इलेक्ट्रोड है टाइटेनियम अलाई से बनाई होती है, उसके वजह से मेल्ट नहीं होता। क्योंकि स्टील मेकिंग में तो ओनली 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर वाला मेटल से बनाई जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्लाइड में जा रही हूँ मैं। सुनाई दे रहा है ना बेटा, वॉल्यूम आ रही है? यस मैम। ओके नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड में हमें देखा किल्ड स्केल। किल्ड स्केल मतलब क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है, तो बबल्स वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन को 100% हमें रिमूव कर दिया है पिग आयरन से, मोल्टन मेटल से, उसको कहते हैं किल्ड स्केल। इसमें है सेमी किल्ड स्केल है। सेमी किल्ड स्केल में इट इज प्रैक्टिकली सेम एज किल्ड स्केल विद माइनर डिफरेंस। क्या है? पार्शियली डीऑक्सीडाइज्ड, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन उसके अंदर लगेगा, 100% रिमूव कर दिया था, उसको किल्ड कहते हैं। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, डीऑक्सीडाइजेशन को हम करते हैं, ऑक्सीजन से 2% 3% ऑक्सीजन रह जाती है, उसको सेमी किल्ड कहते हैं। सेमी किल्ड, किल्ड मीन्स ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लगेगा, सेमी किल्ड में क्या होती है, थोड़ा सा लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। It is only partially deoxidized and therefore is a little more porous than killed steel. Semi-killed does not shrink as much as it cools, so the pipe is much smaller and scrap is reduced. It is more economical and efficient to produce. Rimmed scale, this is produced by adding elements like aluminium to the molten metal to remove unwanted gases. The gases then form blowholes around the rim. Results in little or no piping, मतलब जो अंदर है एम्ब्रिटलमेंट का, क्रैक्स है, हाइड्रोजन वगैरह गैस से ट्रैपिंग होती है, वो नहीं होता है इस पे। However, impurities also tend to collect in the center of the ingot. कभी कभी भी थोड़ा सा इम्प्यूरिटीज है, जो इनगॉट बड़ा सा कास्टिंग हम बनाते हैं, कास्टिंग मोल्टन कैविटी के अंदर, सॉरी कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल पोर करते हैं, वो बीच में जाके रह जाती है इम्प्यूरिटीज, स्लैग्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे मटेरियल है। सो प्रोडक्ट्स और रिमिड स्टील नीड टू बी इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड। तो इसको रिमिड स्टील के अंदर कास्टिंग का जो सेंटर पोर्शन में इम्प्यूरिटीज रहने के चांसेस है, इसलिए हमें उसको प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह करके, अंदर कोई कैविटी, सॉरी गैस बबल्स वगैरह, ब्लो होल्स वगैरह है ही नहीं, गैस होल्स, ब्लो होल्स वगैरह तो नहीं है, ये चेक करना पड़ती है रिमिड स्केल में। नेक्स्ट कंटिन्यूस कास्टिंग है। कंटिन्यूस कास्टिंग है, कास्टिंग कैसे, मतलब कास्ट प्रोडक्ट इनगॉट से कंटिन्यूसली कैसे बना सकता है। Molten metal skips ingot step and goes directly the furnace to Tundis.
the metal solidifies in the mold. The metal descends about 1 inch per second. The solidified metal then goes through pinch rollers that determines the final form. ये डायग्राम देखो, यहाँ से फर्नेस है, फर्नेस में हमें क्या है, मोल्टन मतलब रॉ मटेरियल डाल के, पिग आयरन, स्टील स्क्रैप वगैरह डाल के हीट करते हैं। हीट मोल्टन मेटल है, यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर एरिया को तो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस करने से शेप भी हमें चेंज कर सकता है। यहाँ पर है ये वाला पोर्शन में जो नॉसल डायामीटर चेंज करने से कौन सा डायमेंशन में हमें प्रोडक्ट चाहिए, पाइप चाहिए है, तो उसका आउटलेट कैसे रहेगा, ये है। ये साइड में जो बॉल्स जैसे डॉट डॉट है, ये रोलर्स है। ये रोलर्स का गैप, इन बिटवीन दीज टू रोलर्स का गैप हम एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट ये मोल्टन मेटल से हमें डायरेक्टली कास्टिंग मिलता है। पहले क्या होता है, जो नॉर्मल मेथड में फर्नेस में मोल्टन मेटल मिलती है, उसको सेपरेट मोल्ड कैविटी सेपरेट प्लेस में पास ही रखेगा। अंकित तो उसको म्यूट करो बेटा अपना वाला। जो दूसरे कास्टिंग मेथड में क्या करते हैं, फर्नेस से मोल्टन मेटल को उठा के मोल्ड कैविटी में सेपरेटली पोर करते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड में क्या है, मोल्ड कैविटी एंड फर्नेस दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है, ऊपर से मोल्ड कैविटी के अंदर आएगा, मोल्ड कैविटी के अराउंड कूलिंग वाटर वगैरह रखते हैं, तो कूलिंग वाटर इसमें कैविटी के सराउंडिंग में है, उसके वजह से मोल्ट जो हीट अवेलेबल है मोल्टन मेटल में, वो रिड्यूस हीट कैरी हो जाती है, बाहर चला जाता है वाटर सराउंडिंग के वजह से। वाटर ट्यूब से मोल्ड कैविटी के अराउंड होती है, उसके वजह से हीट कैरी आउट हो जाती है। फिर जो मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल है वो सॉलिड बनना शुरू हो जाती है। जैसे सॉलिड में बन के नीचे आएगा तो फुल्ली सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड मेटल मिलेगा। तो उस सॉलिड मेटल को साइज का रिड्यूस करने के लिए रोलर्स के बीच में पास करते हैं। ये रोलर का गैप हम एडजस्ट भी कर सकता है। तो मतलब रॉ मटेरियल डालो, मेल्ट करो, कैविटी में डालो, तो कूलिंग करो, बाहर आते प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका नाम है कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड है। ये थोड़ा फास्ट मेथड है। बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूस कास्टिंग में कॉस्ट लेस टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ती है उसमें कॉस्ट बहुत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। मेटल हैज मोर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक्चुअली है ना, सेपरेट मोल्ड में तुम डालोगे, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन, सॉलिडिफिकेशन में जो ज़्यादा डेंसिटी मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा, ऊपर है अलॉइंग एलिमेंट जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो सेपरेट मोल्ड कैविटी यूज करने से। बट कंटिन्यूस कास्टिंग में ऐसे नहीं होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। प्रॉपर यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज देन इन गॉट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कार्बन एंड अलॉइंग स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील ये कह सकते हैं। स्टील, कार्बन स्टील, अलॉइंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल एंड डाई स्टील। स्टील का क्लासिफिकेशन है। स्टील मतलब क्या है, लेस देन 2% कार्बन लगेगा, उसको हम स्टील कहते हैं। कार्बन एंड अलॉइंग स्टील्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल। जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे जो आंखों के सामने जो प्रोडक्ट लगेगा वो पूरा मोस्टली फेरस पार्ट होते हैं, वो कार्बन एंड अलॉइंग स्टील्स होते हैं। Structural makeup and controlled processing of these steel make them suitable for many different function. बेसिक प्रोडक्ट शेप्स है, प्लेट में मिलती है हमें, स्टील है, कार्बन स्टील से या अलॉइंग स्टील से है। प्लेट शेप में मिलती है, शीट, बार, वायर शेप में, ट्यूब, कास्टिंग्स एंड फोर्जिंग्स में मिलती है। Increasing the percentage of these elements in steel increases the properties of the metal. इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एलिमेंट इन, ये है 10 मार्क क्वेश्चंस में जरूर आएगा, मैं लिख के दे रही हूँ।
सेमेस्टर एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें स्टील में है, मैंने बोला सिर्फ फेरस कंटेंट एंड कार्बन नहीं लगेगा, उसके अलावा भी दूसरा मटेरियल्स होते हैं 0.1%, 0.2%, वो अलॉइंग एलिमेंट्स से इस स्टील में अगर प्रेजेंट है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दोस अलॉइंग एलिमेंट्स। तो ये 10 मार्क क्वेश्चंस में जरूर पूछते हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन स्टील्स, different elements are added to steels to given the steel different properties. The elements pass on properties such as hardenability. कोई स्टील है वो है थोड़ा डक्टाइल नेचर में है, उसको हार्डनेस बढ़ानी है, हम एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हार्डनेस इंक्रीज डिक्रीज करना, टफनेस इंक्रीज डिक्रीज करना, वियर रेसिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना है। तो ये आकाश कौशिक क्या हुआ बोलो, हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। ये स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना डिक्रीज करने के लिए अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। सम प्रॉपर्टीज आर बेनिफिशियल व्हाइल अदर्स आर डेट्रीमेंटल। सम जो अलॉइंग एलिमेंट्स जो भी हम ऐड करते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। उसमें अब इफेक्ट ऑफ बोरान, अगर बोरान स्टील में प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी विदाउट द लॉस ऑफ और इवन विद सम इम्प्रूवमेंट इन मेशिनेबिलिटी एंड फॉर्मेबिलिटी। स्टील में अगर बोरान प्रेजेंट है तो बोरान क्या इफेक्ट करेगा? हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करता है विदाउट लॉस ऑफ मेशिनेबिलिटी एंड फॉर्मेबिलिटी। ये बोरान इंक्रीजेस द हार्डनेस। बस एक सिंपल सेंटेंस तुम ऐसे लिख सकते हो, बोरान इंक्रीजेस द हार्डनेस ऑफ द स्टील। कैल्शियम में डीऑक्सीडाइजेस स्टील्स, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट, जैसे सेमीक्लिड स्केल में बोला था थोड़ा सा ऑक्सीजन रह जाती है, तो उसको अगर हमें रिमूव करना है तो कैल्शियम ऐड कर सकता है। वो कैल्शियम ऐड करके हम डीऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्लिड स्टील बना सकते हैं। कैल्शियम डीऑक्सीडाइजेस स्टील्स मतलब ऑक्सीजन जो अवेलेबल है स्टील के अंदर उसको ये निकाल देगा कैल्शियम। improves toughness इंक्रीज करती है, में improve formability and machinability। फॉर्मिंग डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कटोरे जैसा शेप्स, प्लेट शेप्स, टम्बलर शेप्स, ऐसे फॉर्मेबिलिटी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो वो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, मतलब डक्टिलिटी थोड़ा सा बढ़ाती है कैल्शियम। मशीनेबिलिटी, मशीनिंग भी कर सकते हो, ड्रिलिंग कर सकता है, कुछ भी काम उसमें कर सकता है, स्पिनिंग कर सकते हो। कार्बन इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, अगर कार्बन प्रेजेंट है ये भी हार्डनेस को स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, वियर रेसिस्टेंस इंक्रीज करती है। इट रिड्यूसेस डक्टिलिटी, वेल्डेबिलिटी एंड टफनेस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन है अगर प्रेजेंट है थोड़ा मटेरियल स्ट्रांग तो बन जाती है कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, बट ये है डक्टिलिटी कम कर देगा, वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कार्बन होगा तो उसमें स्टील को तुम वेल्डिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर टफनेस भी कम हो जाती है, मतलब जल्दी टूट जाएगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। सेरियम है ये मेटल रहने से कंट्रोल्स द शेप ऑफ इंक्लूशंस एंड इम्प्रूव्स। इंक्लूशन मीन्स जो फॉरेन मटेरियल अनवांटेड मटेरियल इंक्लूड हो जाती है उसका शेप्स को कंट्रोल करने में सेरियम काम आती है। improves toughness in high strength low alloy steels, it deoxidizes the steel। नेक्स्ट क्रोमियम है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा। हीटनेस अगर हमें हाई टेम्परेचर पार्ट बना रहे हैं, हाई टेम्परेचर विथस्टैंडिंग पार्ट बनाते हैं, उसमें क्रोमियम को हम ऐड करते हैं। जैसे है ना इंजन सिलेंडर वगैरह में अंदर क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। कंबसन चैम्बर होती है इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर जो कंबसन चैम्बर है उसमें क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर को ये विथस्टैंड करता है। It improves toughness, hardenability, wear and corrosion resistance and high temperature strength। ज़्यादा टेम्परेचर में भी स्ट्रेंथ इसको ज़्यादा अवेलेबल होती है। It increases the depth of the hardness penetration resulting from heat treatment by promoting carburization। मतलब क्रोमियम में हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट में काम आती है।
स्टील है, कोई स्टील पार्ट तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो हायर टेम्परेचर में यूज करने वाले हो, उसमें क्रोमियम प्रेजेंट होना चाहिए, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट कॉपर है। Copper improves resistance to atmospheric corrosion and to a lesser extent increases strength with little loss in ductility. It adversely affects the hot working characteristics and surface quality. Lead improves machinability and it causes liquid metal embrittlement. Magnesium has same effect as cerium. Manganese improve hardenability, strength, abrasion resistance है। Molybdenum also improves hardenability, wear resistance है। सभी मेटल्स में है ना बेटा, ये 18/8 स्टेनलेस स्टील बनाते हैं घर पे, जो प्लेट वगैरह यूज होती है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, चम्मच, ये फोर्क वगैरह बनाते हैं, उसमें मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम वगैरह थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, 0.1%, 0.2%, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए ना, इसलिए प्लेट, ग्लास, चम्मच वगैरह उसमें मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, क्रोमियम ये तीनों जरूर ऐड करते हैं स्टील्स में, स्टेनलेस स्टील में। करोसन भी नहीं लगेगा, फिर ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी होती है, वियर रेसिस्टेंस होती है, करोसन रेसिस्टेंस होती है। नेक्स्ट एलिमेंट निकल है। निकल इम्प्रूव स्ट्रेंथ, टफनेस एंड करोसन रेसिस्टेंट, इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी। नियोबियम और कोलम्बियम इम्पार्ट्स फाइननेस ऑफ ग्रेन साइज, मतलब नियोबियम है तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर रहेगा। कोई इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत फाइन साइज चाहिए तो नियोबियम थोड़ा परसेंटेज ऐड कर देते हैं बेसिक मेटल के साथ, हीट ट्रीटमेंट में ऐड करते हैं ये सब। फॉस्फोरस है, अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है स्टील में, इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ, हार्डनेबिलिटी, करोसन रेसिस्टेंट, मिसिनेबिलिटी। इट सीवियरली रिड्यूसेस डक्टिलिटी एंड टफनेस। हाँ, डक्टाइल बिल्कुल नहीं लगेगा अगर फॉस्फोरस है तो, मतलब ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है। कोई कोई मेटल है, जैसे तुमने देखा होगा कटोरी वगैरह में लॉन्ग 1 साल 2 साल हो गया तो कॉर्नर में ब्रेक हो जाती है, वो क्यों है? उसमें फॉस्फोरस कंटेंट रहा होगा, डक्टिलिटी नहीं होती है, वो जल्दी ब्रिटल हो जाती हैं, क्रैक फॉर्मेशन हो जाती है, वो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस के वजह से है। सेलेनियम इम्प्रूव मशीनबिलिटी, सिलिकॉन इम्प्रूव स्ट्रेंथ, हार्डनेस, करोसन रेसिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, तो ये सिलिकॉन है, जो चिप वगैरह बनाते हैं ना, उसमें सिलिकॉन का कंटेंट अवेलेबल होती है, क्यों? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सिलिकॉन ऐड करते हैं। स्टील में कोई स्टील पार्ट ऐसे बना रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें इंक्रीज करना है, उसमें सिलिकॉन को हमें अलॉइंग एलिमेंट फॉर्म में थोड़ा सा डालना पड़ता है। सिलिकॉन इम्प्रूव्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट डिक्रीजेस मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस, machinability एंड कोल्ड फॉर्मेबिलिटी। Sulfur will improves machinability and when combined with manganese, it lowers impact strength and ductility, impairs surface quality and weldability. But ये सल्फर है ना पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है बेटा, सल्फर रहने अगर रहेगा वो क्रैक फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है, सल्फर अच्छा चीज नहीं होती है, क्रैक फॉर्मेशन जल्दी आती है। टैंडलम, it has a effect similar to those of niobium. Tellurium improves machinability, formability and toughness. टाइटेनियम इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, डीऑक्सीडाइजेस स्टील। इसमें और एक पॉइंट ऐड करना था बेटा, टाइटेनियम है हाई टेम्परेचर में प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। टंगस्टन हैज द सेम इफेक्ट एज कोबाल्ट। वेनेडियम इम्प्रूव्स, ये सब प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पढ़ लेना, सब इम्प्रूव्स मैचिनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी, ये देखना है। नेक्स्ट रेसिडुअल एलिमेंट्स मैम हैं। ये हर एक एलिमेंट का याद करना है? इसमें से 4-5 मेटल को तुम्हें याद रखना है बेटा। तो ये कौन कौन सा मेटल को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें है, इस स्लाइड से है, टंगस्टन, टाइटेनियम चाहिए, टंगस्टन, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये 3 एलिमेंट का चाहिए है। उसके बाद निकल, सिलिकॉन, इस स्लाइड से निकल एंड सिलिकॉन का चाहिए है। इसमें से मैंगनीज, मॉलिब्डेनम चाहिए। ऐसे 4-5 मेटल का प्रेजेंस का इफेक्ट पता होना चाहिए। क्रोमियम जरूरी है, क्रोमियम, कार्बन, बोरन तो फिर भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फर्स्ट स्लाइड में से कार्बन,
क्रोमियम, कार्बन, क्रोमियम, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, टंगस्टन, ये 4-5 मेटल्स का प्रॉपर्टीज याद रखना है। हर चीज याद नहीं है बट 4-5 का रखना बहुत जरूरी है। Residual element. During the processing of steel, some residual elements remain in the molten metal. Molten metal के अंदर है कुछ metals रह जाती हैं। These residuals are trace elements that are unwanted due to the detrimental properties but cannot be extracted. तो अनवांटेड मटेरियल कुछ तो रह जाती है। आयरन वोर से तुम पिग आयरन बना रहे हो, पिग आयरन से थोड़ा रिमूव हो जाती है अनवांटेड मटेरियल, जैसे सल्फर, बोरन वगैरह होती है ना, वो सब अनवांटेड मटेरियल कितना भी तुम प्यूरिफिकेशन करो रेसिडुअल रह जाती है। ये है डेट्रीमेंटल मीन्स डिसएडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज का मटेरियल है बट तुम रिमूव भी नहीं कर सकते हो। सम ऑफ दिस रेसिडुअल एलिमेंट्स इंक्लूड एंटीमनी, आर्सेनिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह है। ओके, नेक्स्ट कार्बन स्टील है। कार्बन steels are grouped by the percentage of carbon content per weight. The higher the carbon content, greater the hardness, strength, wear resistance after. इसमें कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील 3 कैटेगरी होती है कार्बन स्टील में। लो कार्बन स्टील कब करो बोलोगे, अगर कार्बन 0.3 से कम है। इसमें ये वाला पॉइंट इधर ये इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। लो कार्बन स्टील है अगर 0.3% से कम है उसको लो कार्बन स्टील कहते हैं। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 to 0.6% होते हैं। ये मीडियम कार्बन स्टील यूज्ड फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग हाईयर स्ट्रेंथ सच एज मशीनरी, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट, पार्ट्स, मेटल वर्किंग इक्विपमेंट है ये सब। हाई कार्बन स्टील में मोर देन 0.6% है, अप टू 1.5% होते हैं कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील में। अलाइ स्टील्स में क्या है, बहुत अलाइंग एलिमेंट्स है, बेसिक मेटल है जो फेरस एंड कार्बन के अलावा और भी, जैसे मैंने बोला ना क्रोमियम ऐड कर सकता है, टाइटेनियम ऐड कर सकता है, मॉलिब्डेनम ऐड कर सकता है, उसको अलाइंग स्टील कहते हैं। जो हमें जो प्रॉपर्टी फाइनल प्रोडक्ट में हम क्या प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम अलाइंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो alloy steels or steel that contain significant amount of alloying element, ये 1% भी हो सकते हैं, कभी कभी 4% तक के alloying element होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में कॉपर है, अप टू 4% तक भी ऐड करते हैं वो एयरक्राफ्ट मटेरियल बनाने के लिए। तो वो 1% से 5% तक, बाकी सारे एलिमेंट 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी होती है, बट alloy steels में 1% से 1 to 5% तक ऐड करते हैं। कभी वो कॉपर वगैरह, कॉपर का जो अलाइंग एलिमेंट है वो उसमें तो 40% जिंक ऐड करते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। alloy steels are steels that contain significant amounts of alloying element. High strength low alloy steel and micro alloyed steel, nano micro ये सब परसेंटेज के हिसाब से नाम चेंज हो जाती है। Alloy steels में high strength low alloy steels were developed to improve the ratio of strength to weight, मतलब weight कम होना चाहिए बट strength ज़्यादा होना चाहिए। ये है स्टील से high strength low alloy steel। बेटा म्यूट करो, जो भी आवाज आ रही है। आनंद है, आनंद की घर से है साउंड आ रही है, बेटा म्यूट कर। हाई स्ट्रेंथ लो alloy स्टील्स है, कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बॉडीज। ये कार बॉडी वगैरह होती है ना, जो कोई भी कार है उसका जो आउटर कवर होती है, मतलब बॉडी, मेन बॉडी, इज मेड अप ऑफ हाई स्ट्रेंथ लो alloy स्टील्स। ऑटोमोबाइल बेटा आनंद कुमार म्यूट कर। ऑटोमोबाइल बॉडीज एंड इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इसमें यूज होती है। वेट कम है, अगर कार बॉडी है उस बॉडी का वेट कम होना चाहिए, अब स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है हाई स्ट्रेंथ लो alloy स्टील कहते हैं। नैनो अलॉयड स्टील हैव एक्सट्रीमली स्मॉल ग्राइन साइज, ग्राइन साइज से नैनोमीटर में होती है, 10 to 100 नैनोमीटर्स में ग्राइन साइज होते हैं, इसलिए इसका नाम नैनो अलॉयड स्टील है। सिंस देयर सिंथेसिस इज डन एट एटॉमिक लेवल। रनिंग आउट ऑफ टाइम दोबारा आ गया, चलो और 10 मिनट्स है बेटा, फास्ट करना है। हेलो हाँ बोलो आदित्य, बोलो।
मैम वो राघव बत्रा का मैम उसका वाईफाई चला गया था तो एकदम से उसने कनेक्ट करा है, तो अभी मीटिंग लॉग दिखा रहा है, तो एक बार आप उसे लेट इन कर नहीं दोगे? नहीं, वो उसको पहले से भी क्लास में सुनो था। सुनो सुनो, ओनली 10 मिनट्स है ये मीटिंग खत्म होने के लिए, मैं उसको बाद में अटेंडेंस दे दूंगी, उसको चुप रहने के लिए बोल दो। उसको अटेंडेंस ही चाहिए ना, अटेंडेंस में दे दूंगी। अब क्लास में 9 मिनट्स ही है, खत्म करने दो, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। सिंस ओके, नेक्स्ट, stainless steel are primarily known for their corrosion resistant, high strength and ductility and chromium content. stainless steel उसमें करोसन नहीं लगती है। स्टेन मीन्स क्या है, जंक है, करोसन है, वो नहीं लगता, इसलिए इसका नाम है स्टेनलेस स्टील कहते हैं। The reason for the same stainless is due to the fact that in the presence of oxygen, the steel develops a thin, hard, adherent film of chromium. Even if the Even if the surface is scratched, the protective film is rebuilt through passivation. स्टेनलेस स्टील टेंड टू हैव लोअर कार्बन कंटेंट है। क्यों? स्टेनलेस स्टील में मैंने बोला था 2% से कम कार्बन होती है, तो ये टू हैव लोअर कार्बन कंटेंट, सिंस इंक्रीज्ड कार्बन कंटेंट लोअर्स द करोसन। अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो करोसन होने के ज़्यादा चांसेस है। स्टेनलेस स्टील में करोसन इसलिए नहीं होती है, उसका कार्बन परसेंटेज बहुत कम है। सिंस द कार्बन रिएक्ट विद क्रोमियम, ये नहीं है। टूल एंड डाई स्टील से, जो वर्कशॉप में जो कटिंग टूल्स बनाते हैं, लेथ टूल वगैरह है, वो टूल स्टील और डाई स्टील से बनाती है। टूल स्टील इसलिए कहते हैं उसको 1880 वेनेडियम स्टील भी कहते हैं। टूल एंड डाई स्टील और अलॉयड स्टील डिजाइन फॉर हाई स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट, टफनेस, वियर रेसिस्टेंस। जैसे लेथ में लेथ कटिंग टूल यूज कर रहे हो, मेटल को, माइल्ड स्टील को कट करना, टर्निंग करना है, टर्निंग करने से उसमें है ये प्रॉपर हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए कटिंग टूल। इम्पैक्ट, टफनेस, अगर तुम इसका हेड स्टॉक को बहुत फास्टली मूव कर दिया, टूल स्टॉक वगैरह बहुत फास्टली मूव कर दिया तो इम्पैक्ट हो जाती है ना, उसके वजह से जो शार्प एज जो टूट जाएगी वो नहीं होना चाहिए। मतलब इम्पैक्ट टफनेस से ज़्यादा होना चाहिए किसमें, टूल स्टील में। बियर रेसिस्टेंस से मतलब करोसन वगैरह, बियर वगैरह नहीं होना चाहिए। हाई स्पीड स्टील मेंटेन, जो हम वर्कशॉप में जो भी कटिंग टूल देखते हैं, ऑल आर कॉल्ड एज हाई स्पीड स्टील, मेंटेन देयर हार्डनेस, strength at a elevated operating temperature. There are two types of M series and T series metals है, मतलब टूल स्टील्स है। M series contain 10% molybdenum, molybdenum नाम से M series है, molybdenum 10% है, इसलिए M series से टूल स्टील है। Have higher abrasion resistance than T series. T series contain 12% to 18% tungsten. tungsten से T है ना फर्स्ट लेटर, इसलिए T series कहते हैं। मॉलिब्डेनम M से है इसलिए M सीरीज कहते हैं। ये टूल स्टील कटिंग टूल बनाने के लिए यूज होती है। ड्रिल बिट्स देखो यहाँ पर। एम्ब्रेशन क्या होता है? एम्ब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन मीन्स वियर है बेटा। अगर जैसे है तुम कोई मेटल को है ना स्टील पार्ट के साथ स्क्रैच करोगे, जो मेटल पाउडर फॉर्म में निकल जाती है ना, उसको स्क्रैच, मतलब स्क्रैच को अब्रेशन टेक्निकल टर्म कहते हैं। इसमें ड्रिल बिट्स वगैरह है, ये M सीरीज से मतलब मॉलिब्डेनम मिक्स्ड स्टील से बनाई जाती है। Dies are tools used for drawing wire and blanking, bending, cutting में die है, ये कटिंग टूल है जो वो रिक्वायर्ड शेप्स हमें प्रोड्यूस करना है, उसमें उसके थ्रू हमें खींचते हैं वायर वगैरह, वायर ड्राइंग वगैरह करते हैं। वायर को ड्राइंग करते, डायामीटर कम करना है, जैसे 10 mm डायामीटर वायर है उसमें से हमें 2 mm डायामीटर वायर चाहिए, डाई के थ्रू खींचते हैं, तो इट इज एक फॉर्मिंग टूल जैसे हम कह सकते हैं डाइस। H सीरीज है, H सीरीज से डाई स्टील अवेलेबल है, hot working steel for use at elevated temperature, they have toughness and high resistance to cracking. S series है shock resisting steel से designed for impact toughness है। शायद बेटा ये पेरस मटेरियल आज खत्म कर देंगे हम, नॉन पेरस मेटल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें कितना 5 मिनट्स है। अब बोलो तुम लोग प्रॉब्लम क्या है, जो चिल्ला रहे थे सुबह फर्स्ट में, बोलो जल्दी बोलो, 5 मिनट्स है ये मीटिंग खत्म होने से। अब अनम्यूट कर लो, एक एक करके बताओ। हेलो, हाँ आदित्य बोलो।
जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है बेटा। ए से डी लिए। हेलो हाँ बोलो। दूर तक मशहूर थे। कोई उनके मैम, वो सामने असाइनमेंट का जो आपने दिया था प्रैक्टिकल, उसमें बता दो जरा कैसे कैसे चलो करना उसको है। टाइम में इंक्रीज कर देती हूँ, कल शाम तक दे देना, ठीक है। हाँ जी मैम, इंक्रीज तो कर दी, लेकिन उसमें करना क्या होगा एक बार बता दोगे मैम? थोड़ा तुम ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर। जो मैंने अपलोड किया ना मटेरियल, उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखो, उसको फोटो ले लो, फोटो खींच के अपलोड कर दो। ऐसे नहीं है तुम प्रिंट आउट निकालोगे उसी को फोटो खींच के, प्रैक्टिकल फाइल में तुम्हें लिखना पड़ती है। जब क्लास अभी 1 मंथ के आफ्टर रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो तू आओगे, प्रैक्टिकल फाइल दिखाना पड़ती है मार्क के लिए। इसलिए जो मेटल, ओके मैम। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल एक परचेज कर लो, उसमें तुम्हें एक्सपेरिमेंट 1 करके डेट डाल के उसको लिख के रखना पड़ती है। जो प्रैक्टिकल के लिए आओगे उस समय तुम्हें फाइल जमा करना पड़ता है, लास्ट मिनट में तो तुम नहीं लिख पाओगे, इसलिए तुम एक एक करके लिख के रखो। कल शाम तक मुझे तुम फोटो खींच के मुझे अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम में। मैम कौन सी वाली प्रैक्टिकल फाइल? एमएससी के लिए मटेरियल साइंस का लैब है, उसका सेपरेट मार्क है, 150 मार्क का, इंटरनल 50, एक्सटर्नल 100, टोटल 150 मार्क्स का मटेरियल साइंस लैब के लिए। मैम थ्रेड वाली प्रैक्टिकल फाइल लगाई या कॉपी वाली? वो कॉपी वाला नहीं बेटा, जो बाकी तुम लोग प्रैक्टिकल फाइल सेपरेट होती है ना, तुम लोग को फाइल मतलब नहीं पता है। मैम दो तरह की होती है ना, कॉपी वाली होती है और एक सिंगल पेजेस से। कॉपी वाला नहीं है, कॉपी वाला नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए सेपरेट रजिस्टर होती है, वन साइड रूल होती है, दूसरा साइड ब्लैंक होती है, वो वाला फाइल है। वो समझ रहे हैं मैम, लेकिन उसमें भी 2 टाइप की होती है। एक थ्रेड होती है जिसमें हमें थ्रेड लगानी पड़ती है, एक होती है जो वो पहले से स्टिच हुई होती है। तो वो उसमें थ्रेड वाला नहीं है बेटा, जो बाइंडेड फॉर्म में मिलती है। हाँ बस ठीक है। हार्ड बाउंड साइंस प्रैक्टिकल फाइल। हाँ ओके, और कुछ क्वेश्चन? वही है। और मैम जो प्रैक्टिकल में डाउट आएगा मैम, वो उसको मैम उसके बारे में कब बात करेंगे मैम, प्रैक्टिकल को समझाने के लिए? चलो ऐसे करो, ये मीटिंग खत्म होने वाला ना, दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं सुबह वाला प्रैक्टिकल को 5-10 मिनट रिपीट कर देती हूँ, ठीक है मैम? हाँ बोल। मैम मैंने फाइल सबमिट भी कर दी है, बट मैंने थ्रेड वाले में किया है। कोई बात नहीं आपको बेटा, तो बना दिया एक्सपेरिमेंट तो चाहिए ठीक ना। है, नहीं वापस मत बना, जो बनाया ना उसको रख लो, जब आओगे कॉलेज उस समय दिखा देना, ठीक है। थैंक यू। हाँ सुनो, दोबारा ज्वाइन कर लेना, वो सुबह वाला प्रैक्टिकल एक बार मैं समझा देती हूँ, ठीक है। दोबारा ज्वाइन करो सभी। हाँ दोबारा ज्वाइन करो सभी, टाइम खत्म हो गया, 40 मिनट्स।